दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है ज़िंदगी भर का पछतावा। कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। प्रीति मैम उम्दा पढ़ाती है। क्लास में आते ही सॉलिड लेक्चर देती है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद अपनी फाइल उठाकर क्लासरूम से सीधे बाहर निकल जाती है। उनकी उम्र लगभग 35 साल, 5 फुट 7 इंच हाइट, गोरे चेहरे पर जलती सी नीली ब्राउन आँखें। क्लास के लड़कों को मैम की आंखों में बड़ी दिलचस्पी थी। मैम के क्लास से निकल जाने के बाद कभी उनकी ड्रेस, कभी सेंट, कभी जूती, कभी बाल बांधने के तरीक़ों पर कशीदाकारी होने लगती है। किसे मैम ने डांटा, किसे देखकर हंसी, यह सभी बातें हमेशा चर्चा का विषय बनती हैं। क्लास के लड़के जहां मैडम की एक झलक के लिए क्लास अटेंड करते थे, वहीं वरुण पर प्रीति मैम कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी। वरुण को मैम से मदद भी आसानी से मिल जाती थी और उसके प्रति उनका व्यवहार भी दोस्ताना था। वरुण भी हेल्थ, हाइट, लुक, क्लास, सोसाइटी हर लिहाज से क्लास के सभी लड़कों से 21 था। वरुण अब पूर्ण नौजवान हो चुका था। रूमानी रंगीन व्यक्तित्व का स्वामी और कैरियर की ऊंचाई तक पहुंचने को लालित महत्वाकांक्षी। इन दिनों वरुण को एक नई बात पता चली थी। यदि पेरिस के IFA कॉलेज में मास्टर्स की पढ़ाई की जाए तो फैशन की दुनिया में कैरियर की बुलंदियों पर पहुंचा जा सकता है। प्रीति मैम के हस्बैंड पेरिस के उसी फैशन टेक्नोलॉजी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। यदि प्रीति मैम के पति की मदद वरुण को मिल जाए तो लंबी छलांग लगाई जा सकती है। वरुण की ख्वाहिशें आसानी से पूरी हो सकती हैं। पैसा, शोहरत, ग्लैमर, दुनिया की चकाचौंध का नशा वरुण पर छाया रहता था। प्रीति मैम अब तक वरुण को कॉलेज में गाइड करती रहती थी। इस सहायता में निस्वार्थ भाव था। वरुण अब पेरिस से पढ़ाई की बात प्रीति मैम से कर डालना चाहता था। वह स्टाफ रूम में गया तो मैम अकेली ही बैठी हुई थी। प्रीति मैम ने उसे शाम को 6 बजे अपने घर पर बुलाया ताकि सभी बातें आराम से की जा सकें। वरुण शाम को ठीक 6 बजे प्रीति मैम के बंगले पर पहुंच गया। मैम बंगले में अकेली ही रहती है। शादी को 5 साल हो चुके हैं। पिछले 2 साल से उनके पति पेरिस में ही हैं। प्रीति मैम कॉफ़ी के 2 प्याले सामने रखकर सोफे पर बैठते हुए बोली, वरुण, तुम अभी बच्चे हो। बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें समझानी हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें घर पर बुलाया है। कॉलेज में बहुत से लोग समझते हैं मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही जुड़ी हुई हूँ। वरुण ने कैरियर का पहला दाव चला। बच्चा नहीं हूँ मैम, मैं सब समझता हूँ। मैं भी आपसे जुड़ा हूँ, किस तरह यह बता नहीं सकता। अचानक से प्रीति मैम में कुछ बदलाव हुआ। कॉलेज की सख्त मिजाज प्रोफेसर का रूप त्याग कर एक अच्छी दोस्त बनने का प्रयास करने लगी। प्रीति ने कहा, वरुण, क्या मैं यही सही सोच रही हूँ कि तुम अपने कैरियर को लेकर काफ़ी सजग हो और काफ़ी ऊंचे जाना चाहते हो। फैशन डिजाइनिंग की लाइन में ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहते हो। जी मैम, परंतु आपकी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रीति मैम ने कहा, मुझे मैम नहीं प्रीति कहो। झिझक को तोड़ते हुए प्रीति मैम वरुण के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, जानते हो वरुण, सारा दिन नौकरी करने के बाद जब घर आती हूँ तो अकेले बैठी इन दीवारों को ताकती रहती हूँ। 2 साल से मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पति विदेश में हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, उनसे बात भी रोज़ नहीं हो पाती। वरुण, तुम में मुझे अपनापन सा लगता है। प्रीति मैम के नज़दीकी और सिहरन से वरुण रास्ता भटक गया। वरुण का दिमाग अवतरित कैलकुलेशन में लगा हुआ था। वह फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। मास्टरी के लिए प्रीति मैम को कहकर उनके पति के सहारे पेरिस से मास्टर्स करने का रास्ता साफ करना है। यदि प्रीति मैम की कृपा दृष्टि रहती है तो वरुण की 10 उंगलियां घी में होंगी। पेरिस का टिकट भी कट जाएगा और फाइनल में अच्छे नंबर भी लग जाएंगे। प्रीति मैम को खुश रखना और उन्हें उनके पति से बात करने के लिए राजी करना
प्रीति मैम ने कहा था, तुम चिंता ना करो, मैं उन्हें मना लूँगी, तुम बस मेरा साथ ना छोड़ना। दूसरी तरफ साक्षी, जो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, वरुण को बहुत चाहती थी। प्रीति मैम के चंगुल में फंसने से पहले वरुण भी उसके प्रति वफादार था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। साक्षी अहमदाबाद से दिल्ली फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने आई हुई थी। यहाँ पर वरुण के रूप में उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया था। स्टडी मटेरियल और पढ़ाई के दूसरे कामों के चलते दोनों में अच्छी दोस्ती हुई और अब दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। परंतु प्रीति मैम के समीप आने पर अब वरुण साक्षी से दूरियां बनाने लगा था। वरुण और प्रीति मैम के चर्चे कॉलेज में भी होने लगे थे, जिसकी भनक साक्षी को भी लग चुकी थी और वह काफ़ी परेशान रहने लगी थी। यहाँ पर एक अच्छी दोस्त की भूमिका निभाते हुए साक्षी की सहेली समीक्षा ने साक्षी को समझाया कि वरुण अब उसके लायक नहीं है। वह प्रीति मैम के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। सारा कॉलेज वरुण और प्रीति मैम के रिश्ते पर उंगलियां उठा रहा है। उस बेवकूफ़ को नहीं पता कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। उसने तो शिष्य और गुरु के रिश्ते को भी तार तार कर दिया। समीक्षा ने अपनी दोस्त को समझाते हुए कहा कि वरुण को भूल जाए और जीवन में आगे बढ़े और अपनी पढ़ाई पर फोकस करे, इसी में उसकी भलाई है। साक्षी को भी अपनी सहेली की बात अब समझ में आ गई और समय रहते वह संभल गई। साक्षी ने वरुण से दूरियां बनाना अब शुरू कर दिया था। उसे दुख तो बहुत होता, परंतु वह खुद को इस विकट परिस्थिति से निकाल पाई, यह बहुत अच्छी बात रही। वरुण को प्रीति मैम से बड़ा सहारा मिला और वक्त की काफ़ी बर्बादी करने के बाद भी वह सिर्फ अच्छे नंबरों से ही पास हुआ। वहीं दूसरी तरफ साक्षी ने सेकंड ईयर में तीसरी रैंक प्राप्त की और वह फाइनल ईयर में पहुंच गई। वरुण को अब अपनी मास्टर्स की चिंता थी, इसलिए शाम को ही वह मिठाई लेकर प्रीति मैम के घर पहुंचा। कुछ देर रिजल्ट की खुशियां साझा करने के बाद वरुण मूल मुद्दे पर आ गया। वह प्रीति मैम से बोला, अब तो रिजल्ट आ गया, तुम्हारे भरोसे मैंने कहीं और मास्टर्स के लिए कोशिश भी नहीं की है। मेरे लिए तुमने अपने पति से बात की या नहीं? प्रीति मैम ने कहा, मैं बात करूंगी, उन्हें बात करने की फुर्सत ही कहाँ है। प्रीति मैम के इस तरह पीछा छुड़ाने वाले लहजे से वरुण को चिढ़ हुई और वह खिंचकर बोला, मैंने अब तक तुम्हारे इशारों पर नाचकर खुद को चौपट कर लिया। अब मास्टर में एडमिशन के लिए वक्त बहुत कम बचा है और कब बात करोगी? प्रीति मैम को भी गुस्सा आ गया। कहना क्या चाहते हो तुम? मैंने तुम्हारा शोषण किया है। तुम अपनी ज़रूरत के लिए मेरे पास आए थे, इसमें तुम्हारी भी मर्जी थी, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। वरुण बोला, इतने दिनों से मैंने उम्मीदें पाल रखी थी, अपने से 15 साल बड़ी औरत की सेवा और शारीरिक गुलामी करता रहा। हाँ, मुझे आगे बढ़ना था, लेकिन तुम्हें भी तो मेरी ज़रूरत थी और अब मेरा सब कुछ लेकर टाल मटोल कर रही हो। अब प्रीति मैम को और भी गुस्सा आ गया। वह बोली, मुझ पर हावी होने की ज़रूरत नहीं है। लजीज डिनर, एन्जॉयमेंट, ये सब मैंने तुम्हें दिया। कितने रुपए खर्च कर डाले तुम पर, इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए सौदा मुझे मत सिखाओ। वरुण सतर्क हो गया। खेल अब खतरनाक मोड़ पर था। वह स्वयं को शांत करते हुए बोला, मैम, आप ठीक नहीं कर रही हो। अभी मैं जा रहा हूँ, आप शांति से बैठकर सोचना। आप मेरी परेशानी भी तो समझो। एडमिशन का टाइम निकलता जा रहा है, मैं कल फिर आऊँगा। और वरुण वहाँ से चला गया। वरुण के हाथ में एडमिशन के लिए वक्त बहुत कम था और वह अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित था। हॉस्टल जाकर उसने प्रीति मैम के छल चातुर्य पर बड़ी घृणा हो आई। कैसी स्त्री है, एक स्टूडेंट को ही अपने सुख का जरिया बना लिया। उसे फिर से साक्षी की याद सताने लगी, परंतु अपने इस कुकृत्य के बाद साक्षी को फ़ोन करने की उसमें हिम्मत ना हुई। वरुण ने साक्षी की दोस्त
समीक्षा को फ़ोन लगाया तो उसने बताया कि साक्षी एक सेमिनार को अटेंड करने के लिए मुंबई गई हुई है। वहाँ पर सेमिनार में कई विदेशी नामी प्रोफेसर और भारत के भी एक नामी प्रोफेसर विशाल जी आए हुए हैं। वरुण के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। प्रोफेसर विशाल तो प्रीति मैम के पति हैं। उनसे प्रीति मैम से उनके बारे में सारी जानकारी ले रखी थी। प्रोफेसर विशाल का मोबाइल नंबर भी उसके पास था जो उसने प्रीति मैम के मोबाइल से चुरा लिया था। 3 दिनों तक वरुण ने प्रीति मैम की कोई खबर नहीं ली और उसने प्रोफेसर विशाल के साथ मिलकर एक जाल बुना। पहले तो प्रोफेसर विशाल नहीं माने, परंतु बहुत रिक्वेस्ट करने पर वह वरुण का साथ देने के लिए तैयार हो गई। 3 दिन बाद वरुण शाम को प्रीति मैम के घर पहुंचा। ऊपरी नाराजगी दूर करने के बाद दोनों में फिर से रासलीला शुरू हो गई। तभी प्रोफेसर विशाल दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। आते ही उन्होंने दोनों की कुछ तस्वीरें खींच ली। दरवाज़ा वरुण ने जानबूझकर खुला छोड़ा था ताकि सच्चाई का पता चल सके। प्रीति अपना भेद खुलने के कारण सहम गई। प्रोफेसर विशाल ने प्रीति को धिक्कारते हुए कहा, पेरिस से मुंबई आने के लिए मैं बहुत उत्साहित था कि इसी बहाने तुमसे भी मिल पाऊंगा। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे लिए भी पेरिस में अच्छी सी जॉब की व्यवस्था करके तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। मुझे नहीं पता था तुम यहाँ यह गंदा खेल खेल रही हो। अब मैं क्या कहूँ? कुछ कागज़ आएंगे, साइन कर देना। साइन नहीं भी करोगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और प्रोफेसर विशाल वहाँ से चले गए। प्रोफेसर प्रीति कुछ समझ पाती इससे पहले ही वरुण भी वहाँ से निकल गया। वरुण ने हॉस्टल पहुंचकर प्रोफेसर विशाल को फ़ोन लगाया। उसने कहा, सर मैंने आपको सारी जानकारी दी। आपके पीछे हो रहे धोखे से आपको रूबरू कराया। आपने मुझसे वादा किया था कि बदले में आप मेरा मास्टर्स के लिए पेरिस के IFA में एडमिशन करा देंगे। फिर प्रोफेसर विशाल ने कहा, कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद को सुखी संतुष्ट देखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वह सभी को एक ही तराजू में बैठाकर तोल देते हैं। तुम मेरे साथ भी सट्टेबाजी खेलने पर उतर आए। प्रीति के पास तुम्हें अच्छा मूल्य नहीं मिला तो मेरे पास चले आए। वह अगर तुम्हें उचित मूल्य दे देती तो तुम यह सच्चाई मुझे कभी नहीं बताते। तुम में और प्रीति में कोई अंतर नहीं है। अब दोबारा कभी मेरे पास फ़ोन करने की कोशिश भी मत करना, वरना ये सभी तस्वीरें जो मेरे मोबाइल में हैं सीधी पुलिस में दे दूंगा। प्रोफेसर विशाल मुंबई वापस लौट गए। वहाँ पर साक्षी भी सेमिनार में आई हुई थी। साक्षी में सीखने की लालसा थी और विशाल को उसमें खास संभावनाएं नजर आई। प्रोफेसर विशाल ने साक्षी को अपना पर्सनल नंबर दिया और कहा कि भविष्य में कभी भी मार्गदर्शन की या सलाह की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक फ़ोन कर लेना। तुम अभी फैशन डिज़ाइनिंग के फाइनल ईयर में हो, इसलिए रेगुलर पढ़ाई पर जोर देना। अगर अच्छे नंबर से पास हुई तो भविष्य में अच्छी संभावनाएं हैं। विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। मुझसे जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब तक साक्षी भी जान चुकी थी कि प्रोफेसर विशाल ही प्रीति मैम के पति हैं, परंतु मुंबई आने के बाद पीछे क्या घटित हुआ इसकी जानकारी उसे नहीं थी। सेमिनार अटेंड करने के बाद साक्षी हॉस्टल लौट आई। आने के बाद उसकी फ्रेंड समीक्षा ने वरुण और प्रीति मैम की बेहुदा हरकतों से कॉलेज में जो माहौल बना हुआ है उसकी सारी जानकारी दी। सारा कॉलेज वरुण और प्रीति मैम पर थू थू कर रहा था, परंतु यह सब भुलाकर साक्षी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। प्रोफेसर विशाल भी उसकी पढ़ाई में उसकी काफ़ी मदद करते थे। प्रोफेसर विशाल की उम्र भी अधिक नहीं थी, महज 28 वर्ष ही थी। वह एक भले इंसान थे। मन ही मन साक्षी प्रोफेसर विशाल की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, परंतु उसने इसका कभी कोई जिक्र नहीं किया। इसकी भनक जब उसकी सहेली समीक्षा को लगी तो उसने एक बार फिर अपनी दोस्ती का धर्म निभाते हुए प्रोफेसर विशाल से फ़ोन पर बात करते हुए कहा, सर, पिछली बार जब आप इंडिया आए थे तो बहुत से धागे टूटे थे, हम जानते हैं।
इसमें आपका कोई दोष नहीं, लेकिन मेरी सहेली साक्षी आपको बहुत पसंद करती है, परंतु आप प्रीति मैम के हस्बैंड हैं, इसलिए इस विषय में आपसे बात नहीं कर पाई। प्रोफेसर विशाल इशारा समझ चुके थे। उन्होंने साक्षी से बात की और कहा, उसके घरवालों से वह स्वयं बात करेगा, परंतु पहले प्रीति से तलाक की सारी कार्रवाई पूरी कर ले। परंतु इससे पहले उसने सख्त हिदायत दी कि साक्षी, तुम अपना अंतिम वर्ष का रिजल्ट इतना बेहतर करना कि तुम्हें अपने पास पेरिस में ही फैशन टेक्नोलॉजी के कॉलेज में ला सकूं। साक्षी की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। दूसरी तरफ विशाल सर ने घरवालों से बात की कर ली। प्रीति मैम को एक दिन एक लिफाफा खोलकर देखा तो डिवोर्स के पेपर थे। एक छोटी सी चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, मुझे कोई मलाल नहीं, मैं अब तुम्हारा पति नहीं कहलाना चाहता। साक्षी नाम की लड़की से शादी कर रहा हूँ। वह मुझसे उम्र में 6 साल छोटी है। उम्र कोई मायने नहीं रखती। उम्र में तो तुम भी मुझसे 7 साल बड़ी थी, परंतु मैंने कभी इसको अधिक महत्व नहीं दिया। प्रीति डिवोर्स पेपर पर हस्ताक्षर करती रही और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उसने पद की गरिमा, दाम्पत्य जीवन के सरल विश्वास और अपने ही शिष्य को अपनी ज़रूरतों के अनुसार इस्तेमाल किया। इसका उसे मलाल था और शायद ज़िंदगी भर रहेगा। दूसरी तरफ वरुण भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा ना कर सका और मुंबई के ही एक कॉलेज से मास्टर्स करके फैशन डिज़ाइनर्स में रोजी रोटी लायक हो गया, परंतु अपने द्वारा की गई भूल का मलाल उसे ज़िंदगी भर रहा। साक्षी ने फैशन डिज़ाइनिंग के फाइनल ईयर में प्रोफेसर विशाल की सहायता से टॉप किया और विशाल से शादी करके पेरिस चली गई। वहीं से मास्टर्स की फैशन डिज़ाइनिंग के जगत में बुलंदियों को छुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए एक कमेंट्स ज़रूर करें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान।